स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में चलिए कोशिका का तीसरा पार्ट देखते हैं जो कि 8 और 9 दोनों के साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है। 8 का पहला चैप्टर है साइंस का और 9 का 5 चैप्टर है ना। तो कोशिका का लगभग पूरा चीज़ जितना भी इसका पार्ट होता है, जितना भी अंग होता है कोशिका के अंदर, वो सब खत्म हो चुका है। कुछ वो सबसे हट के था, उसको छोड़ दिए हैं, तो वही आज कंप्लीट कर दे रहे हैं ना। छोटा छोटा चीज़ें जैसे कि एक है विसरण और परासरण। ये विसरण परासरण कहाँ पे उपयोग हुआ था? तो देखिए कोशिका झिल्ली में बताए थे कि कोशिका झिल्ली जो बाहर वाला झिल्ली, उसके अंदर कुछ पदार्थ अंदर आता है, कुछ बाहर आता है। तो ये जो अंदर बाहर होता है वही प्रोसेस परासरण विधि द्वारा होता है ना। तो वहाँ पर परासरण होता है। तो ये परासरण और उसका एक उल्टा होता है विसरण, उसको समझते हैं। विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं, परासरण को ओस्मोसिस कहते हैं। विसरण का मतलब होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन। उच्च सांद्रता का कोई चीज है वो निम्न की ओर गमन करेगा अपने आप, स्वतः गमन यानी खुद, है ना। अपने आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गमन करता है, गति करता है, तो उसको विसरण कहेंगे। और परासरण मतलब है कि जल विलायक के, जल के या विलायक, विलायक माने जो जिसमें कोई चीज घुलता है, तो पानी में घुलता है, तो पानी क्या है? विलायक। तो सिर्फ इसमें विलायक गति करेगा, है ना। तो विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति, निम्न से माने कम से ज्यादा की ओर गति करेगा। और उसको गति करने के लिए वर्णात्मक झिल्ली का प्रयोग करता है ना। वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गमन होता है, खुद ब खुद गमन नहीं करता है, उसके लिए एक झिल्ली का जरूरत पड़ता है। उस झिल्ली को वर्णात्मक परागमय झिल्ली बताए थे। कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? वर्णात्मक या परागमय झिल्ली कहते हैं। तो उसी प्रकार के झिल्ली का जरूरत पड़ता है इसमें गमन करने के लिए, यानी गति करने के लिए। इसमें किसी प्रकार का कोई झिल्ली की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आवासन तो क्लियर है। उच्च से निम्न को, यानी उच्च माने समझिए बहुत ज्यादा घना है, तो वहां से कम घना है उधर गति करेगा ये, और ये जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। जैसे एक इस तरह का कोई परखनाली कोई बर्तन है, इसमें अगर हम एक तरफ जल रख देते हैं, ठीक है, जल क्या है? विलायक है, पानी, और यहाँ पे एक झिल्ली, परागमय झिल्ली लगा देते हैं। इधर पानी और चीनी का घोल, पानी और चीनी का घोल इधर डाल देंगे, पानी और चीनी का घोल, जो कि थोड़ा गाढ़ा घोल रहेगा, है ना। ऐसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं भी रहने से, इधर सिर्फ पानी है, तो इसके हिसाब से तो ये ज़्यादा सांद्र होगा, है ना। इसके हिसाब से ये ज़्यादा सांद्र होगा। तो ये हो गया निम्न सांद्रता, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी है और इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है। इसमें पानी चीनी है, मतलब सांद्रता इसका बढ़ जाएगा। तो निम्न सांद्रता वो हो गया, और ये हो गया उच्च सांद्रता। और इसमें अगर एक परागमय झिल्ली दे देंगे, इस प्रकार का एक झिल्ली है जिसमें क्या रहता है? छोटा छोटा मतलब छेद टाइप में, जिससे कि वो अणु वहाँ से यहाँ आ जाएगा ना। तो ये निम्न वाला अणु जो है पानी, जल, इस परागमय झिल्ली से यहाँ आने लगेगा। तो इस प्रकार की गति को परासरण कहेंगे, ठीक है। और बिना कोनो झिल्ली का है, जैसे गैस में समझते हैं। गैस मान चलिए कोई जगह है, जैसे यहाँ पे पूरा गैस भरा हुआ है, मतलब उसका सांद्रता बहुत ज़्यादा है। इसको अगर खोल देंगे तो गैस का होगा, बिना कोनो झिल्ली का ही बाहर आएगा। बाहर का सांद्रता कम है, अंदर बहुत ज़्यादा गैस एक ही जगह इकट्ठा था, फोड़ दिए, बाहर आ गया। तो इसमें किसी प्रकार का कोई झिल्ली लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप स्वतः गमन करता है। और उच्च यानी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम की ओर जाता है। इसमें उल्टा होता है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की ओर ही आ जाता है, कम वाला, ठीक है। तो यही बस अंतर है दोनों में। कोशिका में ये होता है परासरण, है ना। हाँ, तो देखिए और एक पॉइंट याद रखिएगा, इसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम ये संभव है। तीनों चीज इसमें गमन कर सकता है, ठोस भी, द्रव भी, गैस भी। लेकिन इसमें सिर्फ द्रव है ना, सिर्फ द्रव ही इधर से उधर गमन करता है, उसमें गति करता है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखते हैं। तो परासरण में ही कभी कभी एक नंबरी क्वेश्चन पूछ देता है, बाह्य परासरण और अंतः परासरण, है ना। परासरण का ही है, एक होता है बाह्य परासरण और एक अंतः परासरण।
बाह्य परासरण करने का मतलब है, बाह्य मतलब समझना तो बाहर है ना। तो अगर कोशिका से बाहर जा रहा है, ठीक है, कोशिका से कोई अणु बाहर निकल रहा है तो उसको बाह्य परासरण कहेंगे। और अंतः परासरण यानी अंदर आ रहा है तो अंतः परासरण। तो बाहर से अंदर घुस रहा है अंतः परासरण यानी अंदर आ रहा है। बाह्य परासरण माने कि बाहर हो रहा है, तो अंदर से बाहर आएगा तो बाह्य परासरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। विलायक हुआ क्योंकि विलायक गति करता है ना, विलायक समझ में आता है ना, पानी जैसे विलायक है, जिस चीज में कोई चीज घुलता है वो विलायक है। कोई दिक्कत नहीं। ये परासरण और विसरण हो गया। आगे देखते हैं परासरण का और भी 3 भाग है, वो सबको समझते हैं। देखिए, संपरासरण दाबी। परासरण का 3 पार्ट है ना, 1 2 3। देखिए लिख दिए और समझा दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से लिख सके, है ना। लिखते जाए और समझाते जाए तो इसमें बहुत लंबा हो जाता है लिखने में, इसलिए लिख दिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम समझा देते हैं। संपरासरण दाबी विलयन। संपरासरण मतलब परासरण होगा ही नहीं, न्यूट्रल रहेगा। सम मतलब बराबर है ना इधर ना उधर, कहीं गति नहीं करेगा तो वो संपरासरण दाबी। जब कोशिका के अंदर और बाहर की सांद्रता समान हो, माने सांद्रता दोनों का अगर इक्वल हो जाए, कोशिका के अंदर और बाहर में। क्या बताए थे परासरण में क्या होता है कि ज़्यादा सांद्रता की ओर गमन करता है, नहीं कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की ओर गति करता है। जो विलायक है वो जल है ना। तो जब कोशिका का अंदर और बाहर दोनों का सांद्रता सेम हो, बराबर हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, तो जल की कोई शुद्ध गति नहीं होगी, यानी जल गति नहीं करेगा क्योंकि दोनों की सांद्रता बराबर हो। तो इस प्रकार के विलयन को संप्रसारण दाबी विलयन कहते हैं। जब दोनों तरफ बराबर हो, किधरों भी गति नहीं हो रहा है तो वो संपरासरण। अगला है अति परासरण दाबी। अति माने बहुत ज्यादा है ना, अति माने बहुत ज्यादा। तो यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर से अधिक सांद्र हो, बाहर वाला विलयन जो है अंदर वाला से ज्यादा सांद्र हो, अधिक सांद्र हो, तो अधिक सांद्र बाहर है, अंदर से सांद्र ज्यादा बाहर है। इसका मतलब क्या होगा, अंदर से बाहर की ओर, जिधर सांद्र ज्यादा उधर गति करता है, तो अंदर का सांद्रता कम है, बाहर का ज्यादा है, यानी कोशिका के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा, बाहर। तो कोशिका के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा, है ना। तो परासरण द्रव का होगा, कोशिका से बाहर आ जाएगा, जल जो है कोशिका के बाहर। अब जल जो है कोशिका के बाहर आ गया, माने जल कोशिका का हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिससे कोशिका सिकुड़ जाता है ना। कोई भी चीज़ है, पानी अगर उसमें भरा हुआ है तो उस पानी को बाहर निकालेंगे तो सिकुड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, अति परासरण दाबी विलयन में अगर अति परासरण हो रहा है कोशिका में तो कोशिका सिकुड़ जाता है। आया समझ में। जस्ट उल्टा इसका है अल्प प्रसारण दाबी। इसमें क्या होगा, अल्प प्रसारण दाबी में कोशिका का अंदर का सांद्रता अधिक, बाहर का कम। ठीक है, बाहर कम है, अंदर अधिक है, तो अधिक की तरफ जाएगा, यानी बाहर से पानी जो है अंदर घुसेगा, कोशिका में घुसेगा। तो बाहर से पानी आ रहा है कोशिका में तो कोशिका फूल जाएगा। अब तो यदि कोशिका के अंदर वाला विलयन बाहर से अधिक सांद्र हो, अंदर वाला अधिक सांद्र बाहर से, तो बाहर से अंदर, है ना, तो जल परासरण द्वारा कोशिका के अंदर आ जाता है, जिससे कोशिका फूल जाती है। इसे अल्प प्रसारण दाबी विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं तीनों में। संपरासरण मतलब किधरों गमन नहीं करेगा, न्यूट्रल दोनों तरफ। अति परासरण माने बाहर की सांद्रता अधिक रहेगी तो बाहर निकलेगा। अति परासरण में कोशिका से बाहर, तो कोशिका से बाहर निकल रहा है तो कोशिका सिकुड़ेगा। और अल्प प्रसारण दाबी में कोशिका के अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा मतलब कोशिका का अंदर की सांद्रता अधिक होगी तो पानी अंदर घुसेगा, पानी अंदर घुसेगा तो कोशिका फूल जाएगा, है ना। जैसे किशमिश को आप रख के देखिए पानी में, धीरे धीरे कुछ देर रखने से 1-2 घंटा वो किशमिश जो है फूल जाता है, अंगूर जैसे हो जाता है ना। मतलब क्या हो, पानी उसके अंदर चला गया। तो किशमिश का जो झिल्ली है, छिलका उसका, तो क्या कोशिका झिल्ली जैसा कार्य करता है, वो कोशिका झिल्ली है, समझिए, है ना। तो वो अर्धपरागमय झिल्ली है, जिस झिल्ली से पानी अंदर जाता है वो फूल जाता है। ठीक है, तो वो उसका एग्जाम्पल हो सकता है अल्प प्रसारण दाबी का। किशमिश को पानी में रख देते हो, है ना, और अंगूर को धूप में रख दे तो वहाँ से जो निकल जाता है पानी, तो वो एग्जाम्पल हो सकता है किसका, इसका। ठीक, तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तीनों में। आगे बढ़ते हैं। तो अब बच गया एगो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है। प्रोकैरियोटिक नाम आ रहा था उस समय, चैप्टर पढ़ा था उस समय। अब उसको एक जगह देख लेते हैं दोनों का, उसके बाद
जंतु और पादप कोशिका देखेंगे, खत्म हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक चीज याद रखिएगा, ये अविकसित कोशिका, इसमें सारा अंग मौजूद नहीं होता है, ठीक है, और इसमें सारा अंग मौजूद होता है वो विकसित ओरिजिनल कोशिका ये यूकैरियोटिक है। यू मतलब ट्रू होता है, सही है ना, तो यूकैरियोटिक यानी कि पूरा पूरी वो सही कोशिका रहेगा, कोशिका के अंदर जितना भी गुण बढ़े वो सारा गुण इसमें रहेगा, इसमें कुछ कुछ अंग नहीं रहते हैं, है ना, बहुत सारा अंग नहीं रहते, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक का मैं अब इसमें दोनों में अंतर पूछता है, जैसे अभ्यास का पहला क्वेश्चन में ही दोनों का अंतर है, तो यहीं पर अंतर देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन कराएंगे, उसमें फिर से मत पूछिएगा ना, इसमें नहीं कराएंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। कल इसके बाद खत्म हो गया है चैप्टर, क्वेश्चन आंसर कराएंगे, तो ये क्वेश्चन यहीं पर हो गया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि ये अविकसित कोशिका है, पूरी तरह से विकसित ही नहीं हुआ है, तो छोटा तो रहेगा ही, ठीक। अविकसित है, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। दूसरा है कोशिका के केंद्रकीय भाग, केंद्रकीय भाग मतलब केंद्रक है ना, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, ये वाला केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, यहाँ जो झिल्ली होता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। दो झिल्ली बताए हैं, कोशिका के बाहर वाला झिल्ली को कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बाहर वाला झिल्ली को, बाहर वाला कवरिंग को केंद्रक झिल्ली। तो यहाँ वाला जो कोशिका है इसका केंद्रक में कोई झिल्ली नहीं होता है, ये वाला केंद्रक कोई झिल्ली नहीं होता है। कोशिका झिल्ली पढ़ा रहे थे, केंद्रक पढ़ाए थे, उस समय भी समझाए थे, बस इसमें एक जगह लिख दिया है सबको। दूसरा इसका में है कि इसका जो केंद्रक है उसमें केंद्रक झिल्ली होता है ना, केंद्रक झिल्ली यहाँ होता है, कोशिका झिल्ली भी होता है उसमें, लेकिन इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित, माने यहाँ जो अंग होता है, बहुत सारा अंग होता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, उस सब में बोले थे कि कोशिका झिल्ली द्वारा वो अंगक, झिल्ली अंगक द्वारा मतलब झिल्ली द्वारा वो सब अंग, जैसे कोशिका घिरा हुआ है कोशिका झिल्ली से, केंद्रक घिरा हुआ केंद्रक झिल्ली से, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक झिल्ली है, गोल्जी उपकरण, सभी जो है कुछ झिल्ली द्वारा वो घिरे हुए हैं, यानी सभी में कुछ लेमिनेशन किया हुआ है, जो कि यूकैरियोटिक में, लेकिन इसमें नहीं होता है ना। तो झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित, झिल्ली द्वारा कोई अंग घिरा हुआ नहीं रहता है, इसमें अंगक जितना भी है वो झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं, एक कवरिंग द्वारा रहता है, ठीक है। और नहीं रहेगा कवरिंग जैसा तो फिर मिल जाएगा आपस में, इसलिए कवरिंग रहता है। श्वसन की बात करें तो इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ना, तो इसमें श्वसन होता है जीव द्रव द्वारा, जीव द्रव यानी कि ये जो यहाँ का जो द्रव है पूरा, उसी से इसका श्वसन होता है प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया समझाए थे, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर, यानी ऊर्जा बनता है वहाँ। तो ऊर्जा कैसे बनता है, श्वसन द्वारा। तो श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है यूकैरियोटिक कोशिका में, जैसे हम लोग में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जीव जंतु जितना है सभी में। जनन की बात करें तो विखंडन या विभाजन द्वारा होता है, यानी दो भाग में टूट जाता है, विखंडन या विभाजन, जिसको बर्डिंग कहते हैं, उससे इसका जनन होता है, यानी एक से दूसरा कोशिका बनता है। और इसमें जो कोशिका विभाजन है, या कोशिका विभाजन कह सकते हैं इसको, जनन कोशिका विभाजन भी कह सकते हैं ना, कोशिका विभाजन है ना, ये भी कोशिका विभाजन कहिए। कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस, दो प्रोसेस होता है, माइटोसिस द्वारा होता है या मियोसिस। तो आगे पढ़ना है माइटोसिस मियोसिस को, कोई दूसरा क्लास में, 9 क्लास में नहीं जानना है, उसके अंदर घुसेंगे तो फिर वो एक लंबा चीज़ है ना। तो बस नाम याद रखिएगा, माइटोसिस मियोसिस द्वारा होता है, या बस ये दोनों में अंतर इतना याद रखिएगा, ठीक। हाँ, बढ़ते हैं अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, आगे देखते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है, ये भी क्वेश्चन अभ्यास में है, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहला दूसरा, एक में है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर, एक है जंतु और पादप कोशिका में अंतर। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन से देखेंगे अभ्यास का जो क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। तो पादप कोशिका में देखिए क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और वही क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में, जो कि जंतुओं में नहीं होता है, ठीक है। तो उधर नहीं लिख दिए, मतलब समझ में आ रहा है, नहीं होता है, क्या चीज़ नहीं होता वो, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति होता है, पादप में होता है ना,
कोशिका भित्ति बोले थे, कोशिका झिल्ली शुरू, उसके बाद एक ठो और लेमिनेशन, उसको कोशिका भित्ति, जो कि जंतु में नहीं होता। जंतु में खाली कोशिका झिल्ली होता है, उसके बाहर और झिल्ली नहीं होता। इसमें बाहर एक ठो झिल्ली होता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि जंतु में नहीं होता है। लाइसोसोम नहीं पाया जाता पौधा में, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, जंतु में लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम का क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। कहा कि कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है, पाचन का काम करता है, साफ सफाई का, लेकिन जब ज़्यादा कोशिका मर जाता है तो खुद को ब्लास्ट कर लेता है और पूरा साफ कर देता है। नहीं, इसीलिए कोशिकाएं मुख्यतः चतुर्भुजाकार होता है, लगभग चतुर्भुजाकार टाइप का होता है पादप कोशिका। पूरा एकदम चतुर्भुज ऐसा नहीं, मुख्यतः मतलब लगभग हल्का फुल्का चतुर्भुज जैसा लगेगा। लेकिन जंतु कोशिका जो है उसका विभिन्न आकार का होता है, उसका कोई एक आकार नहीं, कोई गोल रहेगा, कोई लंबा रहेगा, कोई चौड़ा, है ना, वो अंदाज ही रहता है। गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित नहीं होता है पादप में, उसमें पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। 5.5 नंबर क्वेश्चन पूछता है, तो कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर खत्म हो गया है, जो कि 8, 9 दोनों के लिए एक साथ बता दिए। अब 8 क्लास का क्वेश्चन आंसर एक वीडियो में बता देंगे, एक में 9 क्लास का क्वेश्चन आंसर जो अभ्यास का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक्स फॉर